बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है अपना जो हम एमसीक्यूज कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने देख लिया था। तो आई थिंक सो 57 तक देख लिया था। हाँ, तक 57 से आज हमने देखा था पर्टिकुलर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वी आर इंटरेस्टेड इन आर दोज फॉर ऑल ऑफ दिस, ये हमने देख लिया था उसमें से। लेकिन चले आप दोबारा देखें कि हम मीन की डिफरेंस बिटवीन मीन की, प्रोपोर्शन की, सबकी हम ये जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये हमने ये कल भी देखा था कि हमारे पास जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो पॉसिबल सैंपल के इक्वल आना चाहिए। जितने हमारे पास सैंपल बनते हैं उतना ही हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आना चाहिए। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट 59 था हमारे पास, द मीन ऑफ ऑल सैंपल्स मीन इज एक्चुअली इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ठीक है, ये भी हमने देखा था कि पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन आपस में बराबर आना चाहिए। हमारी प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई करना होता है। और समीशन एक्स इक्वल टू 18 एन इक्वल टू 3 और म्यू हमने फाइंड करना था। ये भी हमने कल देख लिया था। इसका आंसर 6 आया था। समीशन एक्स ओवर एन करे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट है हमारे पास द मीन ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। ये भी मैंने आपको ऊपर भी बताया ना, ऊपर लिखा हुआ है बेसिकली थ्योरेटिकली, और यहाँ पे उन्होंने बता दिया नोटेशन के थ्रू कि आपका म्यू ऑफ एक्स बार हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए? म्यू के इक्वल। यानी कि ये वाला हमारा पॉपुलेशन का मीन होता है। पॉपुलेशन का मीन हमारे पास आना चाहिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन पे। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और पॉपुलेशन का मीन आपस में बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। ये आपके पास थ्योरेटिकल भी लिखा हुआ है और यहाँ पे नोटेशन के साथ भी आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट, द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज म्यू। हमें पता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? म्यू। नेक्स्ट इसके बाद इसको म्यू एक्स बार से डिनोट करते हैं, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको क्या देंगे कि म्यू है। अदरवाइज ये म्यू एक्स बार की नोटेशन यूज होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो लिखा हुआ है ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन म्यू एक्स बार, तो यहाँ पे भी इसके लिए म्यू एक्स बार होनी चाहिए। वो है ही नहीं यहाँ पर ऑप्शन पे, तो हमने म्यू कह दिया क्योंकि ये म्यू एक्स बार म्यू के इक्वल ही होता है। अ सैंपल विच इज फ्री फ्रॉम बायस इज कॉल्ड अनबायस। कल हमने पढ़ा था जब बायस के बारे में, तो मैंने कहा था ना बायस हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो अगर हमारे पास 22 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है अनबायस। जब 22 क्या हो जाए, 0 हो जाए, इसका मतलब होता है वो हमारा डाटा क्या है? अनबायस। अच्छा, इसके बाद आता है नेक्स्ट, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या कहलाता है? याद रखिए, सिग्मा ओवर अंडर रूट एन हमारे पास सिग्मा एक्स बार कहलाता है। लेकिन इसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड एरर भी कहलाता है। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कह सकते हैं। और सिग्मा एक्स बार यहाँ पे उन्होंने नोटेशन के हवाले से पूछा, तो हम सिग्मा एक्स बार पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड एरर ही है। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास वो होता है, ये जैसे कि सिग्मा एक्स बार हम निकाल रहे हैं, इसको हम स्टैंडर्ड एरर ही कहते हैं। द स्टैंडर्ड एरर इंक्रीजेज व्हेन द सैंपल साइज इज डिक्रीज। जैसे जैसे हमारा जो है एन इंक्रीज करता है, तो हमारा स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज करता है। वो कैसे? कि देखिए, ये हमारे पास सिग्मा ओवर अंडर रूट एन है ना। अब अगर हमारे एन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है, अगर एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर हमारे स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज करना, इसका मतलब है एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? छोटी। क्या है हमारे पास? देखिए, ये होता है सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ठीक, ये है ना। अगर हमारे एन की, दोबारा से देख लें, एन की वैल्यू अगर हमारे पास बड़ी होगी तो इसका आंसर छोटा आएगा। अगर एन की वैल्यू छोटी होगी तो इसका आंसर बड़ा आएगा। जैसे कि देखिए, मैं कहती हूँ मेरे पास है 60 ओवर, मैं करती हूँ 5, तो ये मेरे पास आंसर क्या आएगा? बड़ा आंसर आएगा ना। ठीक है, 60/5 करती हूँ। अगर यही मेरे पास हो 60/n, हमारा बड़ा हो जाए, n हमारा 15 हो जाए लेट्स सपोज, तो अब मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन की वो जो है वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। अगर n बड़ा हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ये n अगर छोटा हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? लार्ज हो जाएगी। याद रखना है, ऑपोजिट रिलेशन है। ये छोटा होगा तो ये वैल्यू स्टैंडर्ड एरर की इंक्रीज होगी। ये अगर यहाँ पे वैल्यू जो होगी हमारे पास बड़ी होगी, तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू डिक्रीज होगी, छोटी होगी। तो ऑपोजिट रिलेशन है, इस चीज को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था ना, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एरर। ये था हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। अब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालोगे तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को। In an infinite population, mu is equal to 50, sigma square is equal to 250, n is equal to 25. The variance of x bar is 10.
ठीक है। अगर हमारे पास इनफाइनाइट पॉपुलेशन हो जाए, म्यू ये बताया, सिग्मा स्क्वायर ये बता दिया, एन ये बता दिया, तो हम वेरियंस बताएंगे। वेरियंस ऑफ एक्स बार का मतलब है हमने बताना है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स बार। तो इसको हम बाय फार्मूला सोल्व कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, देखिए ये वाला, सिग्मा सिग्मा स्क्वायर ओवर एन कर लेंगे। यहाँ पे तो वेरियंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन था। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो तो सिंपल इसको हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है 250। 250 को मैं डिवाइड करती हूँ 25 में, 250 ओवर 25, 25 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 110। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंसर 10। याद रखना है वेरियंस के केस में आपने स्क्वायर की फॉर्म में लेना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में आपने ये वाला लेना होता है, अंडर रूट लेकर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन किया 250 ओवर 25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट है हमारे पास समेशन एक्स बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स बार, इसको हम कहते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन बेसिकली ये इसका फॉर्मूला है ना म्यू एक्स बार का। हम जब इसको सैंपल्स बना के कर रहे होते हैं अपना, तो ये हमारा म्यू एक्स बार है। इफ पॉपुलेशन हैज मीन म्यू इक्वल टू 12, दैट इज द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ एक्स बार, यानी कि ये वैल्यू हमारी म्यू की है, और ये हमारे म्यू एक्स बार की वैल्यू भी यही होगी। फॉर सैंपल साइज एन इक्वल टू 20, हमें पता है सैंपल साइज 20 हो, 30 हो, 40 हो, लेकिन म्यू ने बराबर आना है आपस में, मिक्स बार है और म्यू ने आपस में दोनों ने क्या आना है, बराबर आना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स when the sampling is done with without replacement mu of x bar 1 minus x bar 2 minus x bar 1 is equal to, अब पहले क्या लिखा हुआ है, 2 वाला लिखा हुआ है, माइनस x bar 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमारे पास ये सेम यही वाला पैटर्न चलेगा, mu 2 माइनस mu 1। अगर यहाँ पे लिखा होता है x bar 1 माइनस x bar 2, तो हमने यहाँ पे करना था mu 1 माइनस mu 2। अब जो ये नीचे पैटर्न है ना आपके सब्सक्रिप्ट में, आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पे आ जाएगा mu 2 माइनस mu 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास सामने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5, देन द प्रोपोर्शन ऑफ इवन, इवन नंबर की हमें प्रोपोर्शन बतानी है। अब इसमें इवन नंबर कौन कौन सा है, एक हमारे पास 2 आ जाएगा, एक हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि दो दो हमारे पास इवन नंबर है आउट ऑफ 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है, दो इवन नंबर आउट ऑफ 5। नेक्स्ट है हमारे पास p इक्वल टू 0.7 हो, n इक्वल टू 10 हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे p इक्वल टू ये और 10 हो, उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p हैट निकाले। हमें पता है जो हमारे पॉपुलेशन की वैल्यू होती है वही हमारे सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू होती है, तो दोनों क्या होंगे, 0.7 0.7 होंगे, एन जो मर्जी हो जाए, लेकिन जो पॉपुलेशन का है वही आपके सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा, प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रोपोर्शन p1 माइनस p2 हो जाएगा। अगर ये हमारा p1 p2 आपस में तीनों बराबर हो जाए p के, और हमारे पास n1 और 2 आपस में बराबर ना हो, तो स्टैंडर्ड एरर हमारे पास 57 होगा। तो ये इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, बराबर हो या ना हो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है कंबाइन वाला, पी क्यू 1/n1 प्लस 1/n2। ठीक है, इससे इसमें से हमने क्वेश्चन किए भी थे सामने डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 74 वाला एमसीक्यूज। डिजर्विंग player is not selected in the team, it is example of type 1 error। अच्छा, ये टाइप 1 एरर इसमें कहाँ से आ गया, टाइप 1 एरर होता है मतलब एक जो बंदा है वो डिजर्व करता था लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया गया टीम में, वो टाइप 1 एरर। हालांकि टेस्टिंग का उसमें आता है, लेकिन चलो यहाँ पे भी आ गया अडिजर्विंग, यानी कि एक बंदा सही था लेकिन उसको हमने गलत कह दिया, तो वो टाइप 1 एरर हो जाएगा। और जो गलत है उसको सही कह रहे तो वो टाइप 2 एरर बन जाता है। Other sample distribution, if any change in the specification of population, statistic and sample size, the result will be different sampling distribution। ठीक, different sampling, ये भी आपने देख लेना है इसको। ठीक है, इसके अलावा आता है sampling distribution of the sample variance S square। In case of sampling with replacement, expected value of S2 square is equal to n minus 1 over n sigma square। ये आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज थी ना, उसमें आपकी वेरियंस की टेस्टिंग जो की हुई थी, वो सैम्पलिंग की हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ है n minus 1 over n sigma square। नेक्स्ट आता है एस्टिमेशन, लेकिन हमने जो है अभी दो चैप्टर पढ़े हैं, तो मैंने सोचा है कि साथ के साथ हम इन्हीं चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते जाएं, बजाय इसके कि मैं पहले सारे एमसीक्यूज करूं और फिर हम इस पे आए। हम साथ से जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के शॉर्ट क्वेश्चन, उसी के लॉन्ग क्वेश्चन और उसी के एमसीक्यूज करें। अभी हम दो चैप्टर देख चुके हैं, तो हम यहाँ पे दो चैप्टर्स को कवर करेंगे। पहला चैप्टर हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इससे ये होगा कि आप देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस में और एमसीक्यूज में कितना रिलेशन है, और आपको याद भी रहेगा। ठीक है,
अब पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जैसे कि और क्वेश्चन ये 10 सालों में रिपीट हुए हुए हैं, ठीक है, ये पास पेपर्स हैं, ये ना समझिएगा कि वैसे फ्लो में लिखे हुए हैं, ये पास पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है, 10 साल के पास पेपर्स। तो इसलिए आप हमदर्द की अगर बुक लेना चाहो तो वो भी ले लो, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्वार्टल डेविएशन ऑफ नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें पता है ये रिलेशन होता है, क्वार्टर डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। आपने गर्ल्स देखा होगा जब आप एमसीक्यूज कर रहे थे, तो किसी जगह पे ये वाला आंसर गिवन था, किसी जगह पे ये गिवन था, तो रिलेशन आपने याद रखना है। ये बेसिकली इसको 2/3 को पॉइंट्स में करें तो 0.6745 आता है। तो क्वार्टर डिवीजन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2/3 सिग्मा से। सिग्मा का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, 2/3 सिग्मा। उन्होंने कहा ना आप क्वार्टर डिवीजन का बताए रिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ वाला, तो 2/3 सिग्मा है। अब चाहे पॉइंट्स में है चाहे इतना से, आप दोनों तरह से इसको याद कर लें। देखो एमसीक्यूज में भी कितनी बार रिपीट हुआ था, ये आपने जब देखे हुए हैं वीडियो में, देखिए दोबारा से देख लें अगर नहीं भी देखी तो ये आपका कितनी बार एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। और ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है देखिए प्रॉपर्टीज से कितने आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड विद ईच अदर। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और मीन डेविएशन है वो आपस में किस तरह से रिलेट करती है। अभी जो ऊपर हमने देखा था उसी तरह से, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। इसमें भी सेम वही रिलेशन आ रहा है, 0.7979, और साथ उसके सिग्मा आ जाएगा, ठीक है, यही वाला रिलेशन आ जाएगा। अब ये 2/3 सिग्मा था, और ये क्या है, 4/5 सिग्मा, याद रखें। फॉल डिवीजन में 2/3 आ जाएगा, और उससे अगला वाला डिजिट 4/5 सिग्मा इसके मेन डिवीजन में आ जाएगा। ये दोनों रिलेशन आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। लॉन्ग क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से पार्ट्स आ जाते हैं मन के, तो आपने इसको अच्छी तरीके से करना है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 20 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 5, ठीक है, ये म्यू हो जाएगा, ये हमारे पास सिग्मा हो जाएगा। राइट डाउन इट्स इक्वेशन, हमने इसकी इक्वेशन बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट, और उसके मैक्सिमम ऑर्डिनेट को भी बताना है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो सबसे पहले तो म्यू लिख लिया, सिग्मा लिख लिया, और उसके बाद हमने इसकी इक्वेशन बता दी। हमारे पास पीडीएफ होता है ना, आपको पता है पीडीएफ का फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास पीडीएफ का फॉर्मूला है, एक, जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 20, हमने ये देख लेते हैं, म्यू हमारे पास 20 है, सिग्मा ये है, हमने इक्वेशन लिख ली, हमें पता है ये हमारे पास इक्वेशन होती है 1/सिग्मा √2, ठीक है, और इसके बाद ई -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। इसके अकॉर्डिंग हमने सिग्मा और म्यू की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें। अब मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमें पता है कि हमारा जहाँ पे, आपको पता है ना, मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमने बताना है एट एक्स इक्वल टू म्यू इक्वल टू 20, यानी कि हमारा जब भी मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा तो हमारा म्यू वाले पॉइंट पे ही होगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया म्यू इक्वल टू 20 है, तो हमने यहाँ पे दोबारा से एक्स की वैल्यू को भी 20 पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा 0. आई थिंक क्या वैल्यू आती है, 0.0798, ये वैल्यू हमारे पास आगे भी सोल्व होकर, यानी कि आपको पता है 20 - 20 करेंगे तो सारा का सारा ये आपके पास 0 बन जाएगा, और ई की पावर 0 फिर आपके पास 1 बन जाती है। तो बेसिकली सोल्व होकर ये वाला आंसर आएगा आपके पास, 1/√सिग्मा√2 पाई, इसका आंसर आपका सोल्व हो जाएगा। और ये याद रखिएगा गर्ल्स, ये जो पाई और ई लिखा हुआ है, ये दोनों भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं, कि ई की वैल्यू पूछ लेंगे 2.71, पाई की वैल्यू पूछ लेंगे 3.14, आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर से मिल जाती है, लेकिन आपके माइंड में भी होनी चाहिए कि ये होता है। और ये आपने अपने मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकाल लिया, ठीक है, कैसे, बेसिकली देखा जाए मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास जस्ट रिमेनिंग ये वाला रहता है, 1/सिग्मा√2 पाई, ये तो हमारे पास फैक्टर वन बन जाता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली आना चाहिए फॉर्मूला, जब आपने याद करना हो तो ये भी आप लिख सकते हो मैक्सिमम ऑर्डिनेट के लिए जस्ट, और इसी का हमारे पास आंसर आया है 0.0798। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन म्यू। अब ये भी हमने, ये एमसीक्यूज में बार बार रिपीट हुआ कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा के अंडर एरिया आता है हमारे पास 68.27%, ठीक है, और कभी कभी आपको कह देते हैं 68.27% एरिया किसके अंडर आता है, तो आपको बताना होता है म्यू प्लस माइनस सिग्मा के। तो दोनों तरह से आ सकता है, ये आपके एमसीक्यूज में बार बार रिपीट हुआ, और देखिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो अभी हमने ऊपर देखा है वो होता है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल का हमारे पास ये आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल में हमारा मीन जो होता है वो 0 होता है, और हमारा जो बेसिकली इस तरह से एक्स इक्वल टू न्यू वाले पॉइंट पे ही करना होता है, तो हमारे पास 1/सिग्मा√2 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे हमारा 1/√2 पाई आप कह सकते हो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, 1/√2 पाई, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने शॉर्टकट में याद करना हो तो ये हो जाएगा,
और स्टैंडर्ड नॉर्मल में अगर आपने शॉर्टकट में याद करना हो तो 1/√2 पाई हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा तो उसमें 1 होता है ना, तो हमारे पास 1/√2 पाई होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 1/सिग्मा√2 पाई आप कह सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। अब ये हमें पता है कि यूनिटी होता है, ये आपके एमसीक्यूज में भी बार बार आया हुआ है और यहाँ पे भी, ठीक है। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी। अब इसके बाद ये भी मैंने आपको, देखो सारी चीजें वही जो मैंने आपको मार्क करवाते रही हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर होते हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। और जब हम ये लिखते हैं एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे पहली पोजीशन पे आता है म्यू और दूसरी पोजीशन पे आता है सिग्मा स्क्वायर। इसको याद रखना, ये चेंज नहीं होती, पहले पे म्यू और दूसरे पे सिग्मा स्क्वायर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्मा। सिग्मा का रोल क्या है इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें पता है सिग्मा हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने एमसीक्यूज में भी देखा था। मैंने आपको कहा था कि जैसे कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ये आ रहा है यहाँ पे, ये आपके पास, अगर आपका देखो ग्राफ आगे चेंज हो गया, आगे आगे शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा ये था सेंटर, और अब सेंटर हमारा ये हो जाएगा। तो जो हमारा सेंटर डाटा का चेंज हो रहा होता है ग्राफ का, उसको हम कहते हैं म्यू की वजह से चेंज हो रहा है। लेकिन जब डाटा की पीकनेस चेंज होती है, जैसे कि ये मैंने कह दिया, ये मेरा मोर पीक डाटा है, ये मेरे पास फ्लैट डाटा है, इस तरह भी आ जाता है हमारे पास केस। इन देखें, ये मोर पीक है, ये फ्लैट है, इस तरह के जो केसेस आते हैं, उस केस में हमारा जो डाटा में चेंज आ रहा होता है वो सिग्मा की वजह से, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच कंट्रोल द पीकनेस। पीकनेस के बारे में हमें बताता है कि यानी कि मोर पीक है या फ्लैट है। अब मोर पीक का मतलब, ये मोर पीक वाला होता है ना, मोर पीक का मतलब होता है कि इसमें आपका सिग्मा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फ्लैट का मतलब ये है कि आपका सिग्मा इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मोर पीक का मतलब ये है कि आपकी सारी वैल्यूज आपस में क्लोज क्लोज है। फ्लैट का मतलब वैल्यूज आपकी आपस में दूर दूर है, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है मोर पीक और मोर फ्लैट में। अगला क्वेश्चन है आपके पास न्यू, उन्होंने कह दिया है यहाँ पे इस तरह से है, एंड दिस एक्स इज द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिस एंड Q1 और Q3 फाइंड करना है। ये आपको पता है, ये आपके पास न्यू होता है पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन में सिग्मा स्क्वायर। हमने यहाँ पे न्यू सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर को लिख लिया, सिंप्लीफाई में Q1 का फॉर्मूला भी हमें पता है, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और Q3 का म्यू प्लस 0.674। देखो सारा प्रॉपर्टीज का ही यूज है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की सिग्मा की, म्यू की, तो सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा 21.30 और 26.698, ये आ जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 4 है, बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। हमने मोड की वैल्यू को बताना है। अब हमें पता है मीन मीडियन मोड तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, तीनों बराबर होते हैं तो मोड भी 4 हो जाएगा, मीडियन होता तो वो भी 4 हो जाता। तो ये देखो आसान से क्वेश्चन, इस तरह के आपके एमसीक्यूज में भी थे और अब यहाँ पे भी है। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस बतानी है। अब ये देखिए कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकली और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। A number of natural phenomena such as weight, height, temperature, sources in aptitude test follow at the normal distribution, ठीक है। जो सारी इस तरह के सोर्सेज इन सब में क्या यूज होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमेना। तो मैं तो आपको पहले कहती हूँ कि जिंदगी में हर चीज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही होती है, तो ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपने याद रखना है इसको, अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन। अच्छा जी, इसके बाद आता है लाहौर बोर्ड में देखिए आया हुआ है, 2022 में आया हुआ है ये आपके पास, तो 2024 में भी तो आ सकता है ना, तो इसको आपने देख लेना है। अच्छा जी, इसके बाद आता है यहाँ पर द मीन डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, यानी कि मीन डेविएशन आपके पास 16 है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था ना, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा, वो लिखेंगे मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू को हमने फाइंड करना, मीन डेविएशन की वैल्यू गिवन है, तो हमने यहाँ पे 16 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20.05। अब प्रॉपर्टीज को इधर उधर आपने रीअरेंज करके निकालना है, होनी वही प्रॉपर्टीज में। आगे आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 80, यानी कि म्यू हमारे पास 80 है, सिग्मा हमारे पास 36 है। फाइंड Q1 एंड Q3, देखो वही क्वेश्चन अभी हमने जो किया था, लेकिन यहाँ पे बस म्यू सिग्मा की वैल्यू चेंज हो गई है। फाइंड आपने वही करना है Q1 एंड Q3। हमने म्यू सिग्मा को लिख लिया, यहाँ से हमने Q का फॉर्मूला लिख लिया, म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द ए। आपने क्या करना है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा, यानी कि ये नेगेटिव वाली साइड, ये पॉजिटिव वाली साइड, और म्यू -2 सिग्मा, इन दोनों का बताना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले देखें
म्यू प्लस माइनस सिग्मा के लिए हम कर रहे हैं, तो हमने इसको जी में कन्वर्ट किया है। क्या करेंगे, माइनस म्यू करेंगे, सिग्मा से डिवाइड करेंगे, हमारे पास की देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी है हमारे पास एक्सपेंड वेरिएबल है, हमें पता है जब भी एक्स होता है हम उसको जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो टेबल वैल्यूज है वो हम जी में देखते हैं। अब इसको जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, माइनस क्या क्या करूंगी, म्यू से म्यू माइनस करूंगी और सिग्मा से डिवाइड करूंगी। सिमिलरली एक्स को भी ये करूंगी, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, ये भी जी में कन्वर्ट हो गया। लेस देन, अब यहाँ पे क्या है, म्यू प्लस सिग्मा था ना ऊपर में, तो मैंने क्या किया, ये म्यू प्लस सिग्मा तो ऐसे लिख दिया, माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ऐसा आपकी बुक में भी शॉर्ट क्वेश्चन वो है। अब क्या होगा, ऐसे म्यू म्यू आपस में कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा सिग्मा से होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर प्लस वन, लेस देन, और यहाँ पे आ जाएगा जी, और यहाँ पे भी लेस देन। अब ये क्या हो जाएगा, म्यू म्यू से कैंसिल हो गया, सिग्मा सिग्मा से आपस में कटिंग हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, यानी कि माइनस वन से लेकर वन तक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, आगे हमने अपने टेबल से वैल्यू देख देनी है। टेबल को जरूर लेके जाना आपको, मैं पहले भी कहती हूँ टेबल को फोटो कॉपी करवा के रखें, बोर्ड में जरूर लेके जाना आपको। तो क्या हो जाएगा, मजीद प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये आ जाएगा पहले माइनस, ये वाली सेकंड टर्म में आ जाएगी, इन दोनों को भी माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6826। ठीक है। अब ये आपने कैसे करना है, मैंने आपको बताया ना, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से देख लेना है। ठीक है, तो जैसे पहले आ जाएगा हमारे पास फाइव ऑफ वन माइनस फाइव ऑफ माइनस वन, सेकेंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू को आप देखोगे, इसके सामने जो भी वैल्यू आ रही होगी वो लिख दोगे, इसके सामने जो भी वैल्यू आ रही होगी आपने वो लिख दी, और वैल्यूज को फिर माइनस करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.6826। अब आपने जो ये एरिया है इसके मुताबिक नहीं, आपने हमारी जो हमने जो अपनी बुक के मुताबिक टेबल देखना सीखा हुआ, आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आता है म्यू प्लस माइनस टू सिक्वेंस, ये भी आपकी बुक पे क्वेश्चन ही है बेसिकली। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू से लेकर प्लस टू तक आपस में कैंसिल आउट होगा सारा, तो ये आ जाएगा फाइव ऑफ टू माइनस फाइव ऑफ टू, इस तरह से करके आ जाएगा। इनको भी टेबल से आप वैल्यूज को देखोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.9545। इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू फोर आपको गिवन है, फाइंड म्यू टू और म्यू थ्री। म्यू थ्री तो हमें पता है हमारे पास जीरो होता है, ऑल और मूवमेंट्स आर जीरो। और ये जो है म्यू टू हमने फाइंड करना है, म्यू टू हमारे पास सिक्वा स्क्वायर के इक्वल होता है। पहले तो हमने म्यू फोर को लिखा, ये हमारे पास थ्री सिग्मा फोर के इक्वल होता है, यहाँ से हमने सिग्मा फोर कैलकुलेट किया, वो हो गया 81, इसका अंडर रूट लिया तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब बेसिकली ये हमारे पास म्यू टू आ जाएगा, ये हमारे पास मैंने बताया था ना, म्यू टू हमारे पास सिग्मा स्क्वायर इक्वल होता है, तो हमारे पास 9 आ गया। और म्यू थ्री तो हमें पता है जीरो होता है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 16, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ म्यू टू इज इक्वल टू हमारे पास 4 हो जाए, देन फाइंड म्यू थ्री एंड म्यू फोर। अब म्यू टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये म्यू थ्री और ये म्यू फोर हमने जो बेसिकली इस तरह से फाइंड करना है। हमें पता है ये सिग्मा स्क्वायर की गुणा भी ऊपर जो क्वेश्चन किया सेम, देखो ये म्यू टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर के। हमने यहाँ पे लिख लिया कि सिग्मा स्क्वायर के इक्वल 4 है, और म्यू थ्री हमें पता है जीरो होता है, और म्यू फोर का थ्री सिग्मा फोर फॉर्मूला, तो थ्री हमने यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो ये मैंने आपको दिया भी था इस तरह का क्वेश्चन आपके दिसंबर टेस्ट में, और इस तरह का बोर्ड में भी बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, कभी आपको म्यू टू दे देंगे तो म्यू फाइंड फोर करना होगा, कभी म्यू फोर दे देंगे तो म्यू टू फाइंड करना होगा। ठीक है, और कभी आपको वैल्यू सिग्मा की दे देंगे और कह देंगे कि म्यू फोर फाइंड करें, तो आपको आना चाहिए ठीक है इसके फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 100, यानी कि म्यू 100 है, सिग्मा हमारे पास 10 है, फाइंड मीन डेविएशन और क्वालिटी डेविएशन। हमने मीन डेविएशन और क्वालिटी डेविएशन को फाइंड करना है। अब ये म्यू 100 हो जाएगा, सिग्मा 10 हो जाएगा, हमने यहाँ पे ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे 4/5 सिग्मा, और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे, सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 10। और इसके बाद क्वालिटी डेविएशन का फॉर्मूला 2/3 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 10। इसके बाद हमारे पास मीन डेविएशन और क्वालिटी डेविएशन दोनों कैलकुलेट होकर आ जाएंगे 6.74 और 7.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू टू इज इक्वल टू 16, म्यू टू हमारे पास 16 है, और फाइनल वैल्यू ऑफ म्यू फोर। अब देखो वही चीज बार बार रिपीट होती जा रही है आपके पास, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सारा कुछ बता दिया ताकि आपको रिवीजन बार बार रिवीजन करके आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। अब म्यू टू गिवन है, तो हमने म्यू ये 16 है, और म्यू फोर हमने यहाँ से निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा 768। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बता दी, और कहते हैं बी वन और बी टू फाइंड करें। हमें पता है कि हम यहाँ से पहले बी वन म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री फोर चारों मूवमेंट्स को निकाल लेंगे,
फिर ही हम B1 B2 निकाल सकते हैं ना। तो हमने यहाँ पे सिग्मा स्केल को रखा, ये 0 आ जाएगा, सिग्मा स्केल यानी कि म्यू 2 15 आ जाएगा, म्यू 3 0 है, हमें पता है। और ओड मूवमेंट्स हमारे पास 0 यानी कि 1 3 5 7 सारी यानी कि ओड मूवमेंट्स हमारे पास 0 होती हैं। इवन को हमने पहले देखा सिग्मा स्केल था, फिर 3 सिग्मा 4 हो गया। इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन में सिग्मा देखोगे और बीटा 1 बीटा 2 तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करेंगे। लेकिन जब आपको पता है चारों मूवमेंट्स पता हो तो आप B1 B2 फाइंड कर सकते हो। पहले चारों मूवमेंट्स को फाइंड किया और उसके बाद हमने B1 का फॉर्मूला लगा दिया, म्यू 3 ओवर म्यू स्केयर और म्यू 2 म्यू क्यूब, और यहाँ पे म्यू 4 ओवर म्यू 2 का स्केयर। यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये 0 आ जाएगा और ये 3। और हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा बीटा 1 हमेशा 0 होता है और बीटा 2 हमारे पास हमेशा क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इक्वल टू 8, Q3 इक्वल टू 17। Q1 और Q3 गिवन है आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ मीन एंड मोड। अब हमने मीन और मोड की वैल्यू को बताना है। सबसे पहले तो आपको पता है Q1 और Q3 गिवन है, तो हमें हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q3/2। ये फॉर्मूला लगाएंगे। वेरिएंस के लिए आपका फॉर्मूला चेंज होता है, याद रखना है, मीन के लिए ये है, वेरिएंस के लिए चेंज होता है। अब जब मीन आ जाएगा तो हमें पता है मोड हम आराम से बता सकते हैं, जो मीन होता है वही मोड होता है। हमारे पास वैल्यू आ गई 12.5। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं म्यू के, और हमने कह दिया मोड भी हमारा 12.5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है डिफाइन नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ तो अभी मैंने आपको भी पीछे क्वेश्चन में था वो भी दिखाया, तो यहाँ पे देख लें। ये हमारे पास होता है CDF नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको कैसे करते हैं, कैपिटल F ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि जब भी आप CDF करते हो, CDF का मतलब होता है कम्युलेटिव, यानी कि उसने इकट्ठा करना है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि जो है आपके पास ये वैल्यूज को उसने ये वाली वैल्यू और इससे प्रीवियस वाली वैल्यूज को लेके बताएगा कम्युलेटिव। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/सिग्मा√2 पाई। ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ की तरह ही है। यहाँ से आ जाएगा -इन्फिनिटी टू, हमने कहाँ तक जाना है, एक्स तक, ठीक है। ये हमारी रेंज कहाँ तक जाना है, हमने एक्स तक, हमने -इन्फिनिटी टू एक्स तक जाएंगे। e⁻⁻², e-μ/सिग्मा करके हमारे पास ये CDF आ जाएगा, ठीक है। आपकी आपकी बुक में भी गिवन है। तो मैंने आपको कहा था अपने PDF CDF नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये दोनों के याद कर लेने हैं आपने, ठीक है। मैं आपको कहती रही हूँ बार बार। तो अभी भी आप लोग जो है इनको PDF को, इनके CDF को, इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। अब जो है मीटिंग एंड होने वाली है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 तक ही रुकते हैं। नेक्स्ट हम जो है इंशाल्लाह फिर कल करेंगे, ठीक है। तो अब ये आपने याद कर लेना इसको, CDF को। पहले तो पता है CDF इसके इक्वल होता है, लेस देन इक्वल टू एक्स, और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है।